राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि सवाल ये नहीं है कि ऐसे आपत्तिजनक सवाल जो है मदरसों से ही क्यों उठते हैं और मदरसों को लेकर ही क्यों उठते हैं। मेरा सवाल ये है कि ऐसे मदरसे आखिर अब तक किसकी छत्र छाया में चल रहे हैं। ये प्रकाश में आया मदरसा, ये अब तक चल रहा था, यहाँ नकली नोट भी मिले, हथियार भी मिले, अब साहित्य भी मिला है जो आरएसएस को आतंकी बताता है। ये मदरसा आखिर चल कैसे रहा था अब तक? देखिए अनुराग जी, 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद से ही हमने मदरसों पर एक नियंत्रण स्थापित करने के लिए, मदरसों को मॉडर्नाइज करने के लिए और मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए हमने कई प्रकार के अलग अलग प्रयत्न किए हैं। चाहे मदरसों के भीतर हम एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने का फैसला रहा हो, मदरसों का ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर देने का मसला रहा हो, मदरसों को ट्रांसपेरेंट सिस्टम में लाया जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अलग अलग समय पर भरपूर प्रयास किए हैं। और जब हमने प्रयास प्रारंभ किए तो 4 लाख विद्यार्थी पहले प्रयास में ही अपने आप ही गायब हो गए। यानी ये फर्जी नाम लिख करके उनका रजिस्ट्रेशन करके छात्रवृत्ति के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया करते थे। साथ ही साथ में यूपी इंडो नेपाल जो बॉर्डर है यूपी से लगा हुआ, ऐसे जगहों पर बड़ी संख्या में मदरसे जानबूझ करके देश में धर्मांतरण कराने के काम में लिप्त थे। ऐसी रिपोर्ट्स भी मिली जिनको लेकर के ड्राइव चला करके हमने ऐसे मदरसों को बंद करने का काम किया है। ये मदरसों के ट्रांसपेरेंट करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इन्हीं अभियानों के दौरान ऐसी घटनाएं निकल करके सामने आ रही है। हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, हम जो सामान्य तौर पर अच्छे मदरसे हैं जहां दीनी तालीम दी जाती है, साथ साथ में मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है, हम ऐसे मदरसों के खिलाफ नहीं है। लेकिन मदरसों के नाम पर, अगर दीनी तालीम के नाम पर कट्टरपंथ फैलाया जाएगा, अगर जानबूझ करके सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए वहां विद्यार्थी तैयार किए जा रहे होंगे, आतंक के कारखाने चलाए जा रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार करते हुए दिखाई दे रही है। और केवल यूपी में नहीं, आज देश के अलग अलग राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने मदरसों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए लगातार इस तरह की ड्राइव चलाई है। ठीक है राकेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी है मेरे साथ। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, जब भी कभी मदरसों को निशाने पर लिया जाता है या मदरसे इस तरीके से प्रासंगिक हो जाते हैं कि भाई वो उल्टी सीधी हरकतों में दीनी तालीम के नाम पर लिप्त हैं, तो आप लोग कहते हैं कि भाई मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। इस मदरसे को लेकर के आप क्या कहेंगे? नकली नोट भी मिले हैं, हथियार भी मिले हैं, ऐसा साहित्य भी मिला है जो आरएसएस को आतंकवादी बताता है। देखिए मुस्कान जी, ये परसेप्शन बनाया गया है कि कोई गलत काम होता है तब भी मुसलमान या मिल्लत जो है सपोर्ट करती है। ये बिल्कुल गलत है। जो मदरसे वाकई टारगेट किए जाते हैं, जिनको जानबूझ करके निशाना बनाया जाता है और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की जाती है, उस पर बोला जाता है। लेकिन ये जो हरकत हुई है, जिस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं, अभी पूरे मामले की जांच होगी तो चीज़ें और सामने आ जाएंगी। तो इसका किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अगर कहीं आपने प्रोटेस्ट देखा हो, किसी ने एहतजाज किया हो, किसी ने प्रेस रिलीज जारी की हो, यानी कैसे आप ये कह सकते हैं? जो गलत है वो गलत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पे नज़र रखे। आपको याद होगा कि एक माँ बाप ने तो अपने बेटे के खिलाफ शिकायत की थी कि हमारा बेटा जो है वो गुमराह हो रहा है, दहशतगर्दों के साथ जा रहा है। आपको याद होगा, मैं इस वक्त नाम जहन में नहीं है। तो यहाँ ये हिंदुस्तान है, यहाँ दहशतगर्दी पनप ही नहीं सकती। जब आईएस जो है चरम पर था, बिल्कुल शबाब पर पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा था फैल जाएगा, उस वक्त भी उसको हिंदुस्तान में जगह नहीं मिली। तो इसलिए यहाँ का मुसलमान भी बहुत अवेयर है और मुसलमानों को पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। वो कभी भी ऐसे लोगों के साथ जो देश, लेकिन वो प्रिंसिपल साहब भी तो यहीं के मुसलमान हैं। कौन? जो नहीं, देखिए ऐसा है कि इतना बड़ा मुल्क है, उसमें इस तरह की चीज़ें तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मदरसों में, बहुत जगह पे आप देख लीजिए ये सब चीज़ें होती हैं। आप ये छोड़ दीजिए, आप देखिए कैसे कैसे जासूस जो हैं वो हमारे सरकारी महकमों में पकड़े जाते हैं, क्या पकड़े नहीं जाते। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें होती हैं, इसको प्रोत्साहित न किया जाए। ये अगर पकड़े गए हैं उनको कठोर से कठोर, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और एक मदरसे की वजह से सारे मदरसों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश न की जाए। ये भी मुमताज आलम रिजवी साहब, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, कहावत भी आपने सुनी होगी और बड़ी मौजूद कहावत है। मैं प्रोफेसर कपिल कुमार साहब को अब डिबेट में लाना चाहूँगा। कपिल कुमार साहब, सवाल ये उठता है कि यहाँ मुमताज़ आलम रिजवी जिस तरीके से कह रहे हैं कि गलत है,
लेकिन बावजूद उसके हथियार रखना, नकली नोट रखना या फिर इस तरीके का साहित्य पढ़ाना किसी भी तरीके से दीनी तालीम के अंतर्गत नहीं आता, जो वहां मदरसे में किया जा रहा था। और आरएसएस पर यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि आरएसएस को आतंकी संगठन कहा गया हो या इस तरीके का साहित्य मिला हो, इससे पहले भी हमने देखा है कि यह होता रहा है। देखिए, ऐसा है कि एक बात मत भूलिए कि 60 के अंतिम दशक से हमारे देश के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर चलाई जा रही है। इस प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत की चीन ने सबसे पहले, नॉर्थ ईस्ट के अंदर वहां पे इंसर्जेंसी फैला के फिर नक्सलाइट मूवमेंट खड़ा किया। और ये जो एजेंसीज हैं, ये कोई भी आवरण ओढ़ सकती हैं, और अगर उन्हें मदरसा एक आसान आवरण लगता है कि मदरसे की आड़ में मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो करेंगे। समझे इस बात को, और मुझे इस पे कोई ताज्जुब नहीं है। एक अच्छी बात अभी इन्होंने की रिजवी साहब ने कि इस बार ऐसी हरकत के ऊपर कोई भी इस मदरसे को डिफेंड करने नहीं आया, जिसे मैं एक बड़ी बात मानता हूं। अन्यथा क्या होता है कि एक वो बनता चला जा रहा था हजूम कि भाई अगर कहीं भी कोई मुसलमान किसी अपराध में पकड़ा गया तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे वो अतीक के समय पे या उसके समय पे होता है। समझिए आप, तो ये इस चीज के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे मदरसों को बदनाम किया जाए, ठीक है। अब सवाल आता है, ये जो सरकार की बात कर रहे हैं कि हमने मदरसों को करने की ये कोशिश की और ये की, मेरा ये मानना है कि सरकार की कोशिश की जरूरत ही नहीं है। अगर ये मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जब कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारा राष्ट्र है, तो इनको तो खुद मदरसों के अंदर एक राष्ट्रवादी नैरेटिव जो खत्म हो गया था। आप ही के यहां एक बार प्रोग्राम में कुछ साल पहले जब मैंने नाम गिनाने शुरू किए, अजीमुल्लाह से लेके अशफाकुल्लाह लेकर के, मकबूल शेरवानी लेकर के, अब्दुल हामिद लेकर के, तो मुस्लिम बच्चों के फोन आए कि साहब ये किनके नाम आप बता रहे हैं, हमें तो ये मालूम ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्यों मालूम होगा, क्योंकि वहां तो बस जिन्ना रहमत अली चलेगा। तो ये जो नाम है कि जिन्होंने भारत के लिए एक नेशनलिस्ट डिस्कोर्स दिया, मुझे बताइए आजाद हिंद फौज के अंदर क्यों नहीं थे ये डिफरेंसेस, जबकि उस समय तो 1940-44 के बीच में पीक पे चल रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की डिमांड, और झगड़ेबाजी पूरी उधर नेशनल मुस्लिम गार्ड बन रहा था, वो हो रहा था। तो ये जो नैरेटिव है पूरा देश के अंदर एक करने वाला, दिक्कत क्या है कि देश को कुछ लोग हैं, हम ये नहीं चाहते कि खाई के ऊपर पुल भी बनाया जाए, हम चाहते हैं कि खाई को पाटा जाए, क्योंकि पुल टूट सकता है, लकड़ी का बनाओगे जल सकता है, और लोहे का बनाओगे जंग लग सकता है। हम चाहते हैं ये खाई पाटी जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी दुकान अगर ये खाई पट जाती है तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। और इस तरीके के लोग हर राजनीतिक दल में मौजूद हैं, हर तरफ मौजूद हैं। आपका इशारा क्या, समाजवादी पार्टी की तरफ? मेरा इशारा, लोग देखिए, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं भाई, राजनीतिक पार्टी दलों की तो देखिए, मैं एक मानसिकता की बात कर रहा हूं। कट्टरवादिता एक मानसिकता है, और सत्ता पाने की हवस भी एक मानसिकता है, और उस सत्ता पाने की हवस के लिए कट्टरवादी मानसिकता को भी प्रोत्साहन किया जाता है राजनीतिक दलों की तरफ से। अब मेरा एक जैसे सवाल है, विवेक जी बैठे हैं, कॉमरेड, जो चीन कर रहा है मुसलमानों के साथ में, उल्गार मुसलमानों के साथ में, क्या नहीं कर रहा मुझे बताइए, लेकिन उसके ऊपर हमारे कॉमरेड कभी नहीं बोले। सुनिए, देखिए विवेक जी, मैं बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, क्या आपका ऑफिशियल कभी कंडमनेशन आया इस चीज का कि ह्यूमन राइट्स को लेके, या वहां पे मस्जिदें तोड़ी गई, या वहां पे दाढ़ी नहीं रखनी जाती, जबकि पैलेस्टीन को लेके, इन चीजों को लेके आप देते हैं। मैं उसको आपको ये नहीं कह रहा कि आप मत दीजिए स्टेटमेंट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफा होने से ठीक है, बात नहीं बनती है।